नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे साथ मेरे YouTube चैनल आर्ट स्टडी विद टीचर में। मैं हूं आपके साथ अजय कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप यदि चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि आज हम इसका दूसरा भाग लेके आए हैं। इससे पहले जो है एक भाग हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। नेट जेआरएफ के जो प्रश्न पत्र हैं उनकी हम लोग श्रृंखला लेके आ रहे हैं, तो उसका एक दूसरा भाग है। इससे पहले वाले भाग में हम 15 प्रश्न अपलोड कर चुके हैं, और यदि आप तैयारी कर रहे हैं यदि DSSP KVS वगैरह की, तो भी हमने कुछ हल प्रश्न पत्र जो है पहले ही कर चुके हैं जो अपने यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे सभी वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। आप यदि पहली बार आ रहे हैं तो नीचे एक लाल रंग का बटन है, वहाँ पे प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में एक बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी। अच्छा लगने पर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रश्न पत्रों की तरफ। हमारे जो लास्ट जो प्रश्न था वो 15 प्रश्न था, और आज हम देखने जा रहे हैं 16वां प्रश्न। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, इस छापा कला में गीला कागज इस्तेमाल किया जाता है। ऑफसेट प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, एचिंग या वुड कट। जैसा कि हमने देखा था पिछले वाले में एचिंग के बारे में आपको बताया था मैंने, इसका सही जवाब तो एचिंग होगा। बात करें ऑफसेट प्रिंटिंग की, तो ऑफसेट प्रिंटिंग जो है इसमें किसी प्रकार के गीले कागज का प्रयोग नहीं किया जाता है। फोटोग्राफी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है इसका, क्योंकि गीले कागज़ का इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे फोटोग्राफी में। और वुड कट की बात करें तो वुड कट में भी वेट जो पेपर है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एचिंग जब हम करते हैं तो एचिंग के लिए हमें अच्छा प्रिंट प्राप्त करने के लिए जो कागज़ हमारा होता है उसको पानी में भिगो के रखना होता है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद उसको सुखा दिया जाता है। तो नम जो पेपर होता है उसके ऊपर उसका प्रिंट लिया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि एचिंग का जो मेथड है उसको अंतः सतह मुद्रण जो है कहते हैं, या फिर कहीं एंटेग्लियो उसको कहा जाता है, जिसमें धातु की प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया था। और इसमें एसिड के यूज करके जो है तैयार किया जाता है अपना प्रिंट जो भी हम चाहते हैं। इसके अलावा साथ ही याद रखें कि एचिंग को अम्लांकन भी कहा जाता है। यदि यहाँ पे एचिंग ना के अम्लांकन आता है तो भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, आर्ट एंड इल्यूजन इन्होंने लिखा है। स्टेला क्रेमरिस, माइकल मिस्टर, EH गॉम्ब्रिच या रुडोल्फ आर्नहेम। दोस्तों आपको बता दूं स्टेला क्रेमरिस जो है इन्होंने, इसका पहले सही जवाब देखिए EH गॉम्ब्रिच होगा। EH गॉम्ब्रिच के बारे में याद रखिएगा, इनकी कुछ बुक्स और भी हैं, न केवल आर्ट एंड इल्यूजन, इसके अलावा इनकी और बुक्स हैं जो आपको मैं बता देता हूँ। यह जोसेफ गॉम्ब्रिच की बात कर रहे हैं। 30 मार्च 1909 को इनका जन्म हुआ था और 2001 में इनका देहांत हो गया था। ऑस्ट्रिया से संबंध रखते हैं, कला इतिहासकार है। इनकी एक बुक थी द स्टोरी ऑफ आर्ट जो इन्होंने 1950 में लिखी थी। इसके अलावा आर्ट एंड इल्यूजन जो बुक है इन्होंने 1960 में जो है इन्होंने इसको प्रकाशित किया था। इसके अलावा द इमेज ऑफ द आई, ये इनके 1981 की बुक है। साथ ही सिम्बोलिक इमेज भी इन्हीं का एक पुस्तक का नाम है। इसके अलावा बात करें हम स्टेला क्रेमरिच की, तो स्टेला क्रेमरिच एक महिला कला इतिहासकार है। दोस्तों याद रखिएगा, स्टेला क्रेमरिच एक महिला इतिहासकार है। इन्होंने बुक्स लिखी है भारतीय कला के सिद्धांत 1924, इनकी पहली पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन आर्ट। इसके अलावा द हिंदू टेम्पल्स वॉल्यूम 1 एंड 2। इसके अलावा द आर्ट ऑफ इंडिया, ट्रेडिशन ऑफ इंडियन स्कल्पचर, पेंटिंग एंड एग्रीकल्चर, भारतीय मूर्तिकला की परंपराएं, चित्रकारी और वास्तुकला 1954 की इनकी बुक है। साथ ही इन्होंने द प्रेजेंस ऑफ शिवा, इनकी ये बुक है जो 1981 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा भारतीय मूर्तिकला 1933 का, यानी इंडियन स्कल्पचर के नाम से इनकी बहुत ही फेमस बुक है स्टेला क्रेमरिच की। वहाँ पे तीसरा ऑप्शन दे रखा था माइकल W मिस्टर का, तो ये कला इतिहासकार हैं, पेनिसिलिया विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं। इनकी जो दो फेमस बुक्स हैं, सिंधु के मंदिर, प्राचीन पाकिस्तान के हिंदू वास्तुकला में अध्ययन, टेम्पल्स ऑफ इंडस, स्टडीज इन हिंदू आर्किटेक्चर ऑफ एशियन पाकिस्तान। इसके अलावा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। दोस्तों याद रखिएगा, माइकल W मिस्टर की महत्वपूर्ण कृति यदि आती है तो पहला नाम आता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसके इन्होंने बहुत सारे वॉल्यूम प्रकाशित किए थे। इसके अलावा वहाँ पे जो अलग चौथा ऑप्शन दे रखा था वो दे रखा था रुडोल्फ आर्नहेम का। ये एक जर्मनी के लेखक और कला इतिहासकार हैं। इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम है आर्ट एंड इल्यूजन परसेप्शन, ए साइकोलॉजी ऑफ ए क्रिएटिव आई, ये इनकी 1954 की बुक है। साथ ही विजुअल थिंकिंग 1969 की इनकी बुक है। और एक जो इनकी बुक का नाम है द पावर ऑफ द सेंटर, ए स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ द विजुअल आर्ट्स 1982। तो इस प्रकार से चारों अपने जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे थे उनकी महत्वपूर्ण बुक्स का नाम है, जरूर याद रखिएगा।
तो दोस्तों दिए हुए जो प्रश्न है उसका सही जवाब हो जाएगा E.H. गॉम्ब्रिज। अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी में शिल्प कला में जीवंतता की संकल्पना इन्होंने शुरू की है। यहाँ पे पिकासो, ब्रांकोसी, हेनरी मुरिया गाबो, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका जवाब जो है ब्रांकोसी का नाम इसमें आता है कि ब्रांकोसी को जो है उन्होंने जीवंतता की संकल्पना शुरू की थी। हालांकि हेनरी मुर का नाम भी देखने को मिलता है। यदि आपके पास ऑथेंटिक बुक में आपको यदि इसका सही जवाब मिलता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है चित्रकला के आकृति में अनुपात व रंग के आधार पर किस ग्रंथ में वकालत की गई है? विनय पिटक, मत्स्य पुराण, विष्णु धर्मत्व पुराण, धवन्यालोक। दोस्तों विनय पिटक बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। इसके अंदर विशेष रूप से चित्रकला में अनुपात या वर्ण के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। मत्स्य पुराण की बात करें उसमें भी ऐसी कोई जानकारियाँ प्राप्त नहीं होती है। धवन्यालोक है यह ध्वनि से संबंध रखने वाला एक ग्रंथ जिसकी रचना आनंदवर्धन ने की थी। और फिर बचता है चित्रकला से संबंधित एक ही यहाँ पे ग्रंथ दे रखा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। और जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो है मार्कंडेय मुनि और राजा वज्र जो है उनका संवाद इसमें प्राप्त होता है। और इसके 9वें अध्याय में जो है चित्रसूत्रम में जो है उल्लेख मिलता है। चित्रसूत्रम का जो एक भाग इसी का एक भाग है। गुप्त काल में 6वीं शताब्दी के आसपास इसकी रचना की गई थी। साथ ही याद रखें कि इसके अंदर चित्रकला के 6 अंग यानी षडांग के बारे में भी उल्लेख मिलता है। एक प्रश्न और पूछते हैं कि चित्रसूत्रम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो उसका सही जवाब आता है स्टेला क्रेमरिस जो है उन्होंने पहली बार जो है इसका इंग्लिश में अनुवाद किया था। बाद में आनंद कुमार स्वामी ने भी जो है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। तो दोस्तों ये भी बात आप जरूर याद रखिए। साथ ही आप याद रखिए कि यहाँ पर जो है 5 प्रकार के रूप भी इसमें बताए गए हैं। और जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मार्कंडेय मुनि और राजा वज्र का संवाद इसमें देखने को मिलता है। तो इसके बारे में और भी कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ हम आपको उपलब्ध करवाएंगे जब हम जो है फंडामेंटल ऑफ इंडियन आर्ट के बारे में जब पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में हम कला के संबंध में इन प्रमुख जो 4 ग्रंथ आते हैं चित्रसूत्र, चित्रलक्षण, सम्रांगण, सूत्रधार और मानसोल्लास करके जो 4 ग्रंथ हैं उनके बारे में और विवेचन देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है आइकनोलॉजी एक प्रतिपादन पद्धति की वकालत इन्होंने की थी। एरविन पेनोप्स्की, क्लाइमेंट ग्रीनबर्ग, आर्थर दंतो, आर कलिंगवुड। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो जिस बुक की बात की जा रही है आइकनोलॉजी, इसका सही जवाब हो जाएगा एरविन पेनोप्स्की। साथ ही दोस्तों याद रखें कि न केवल यह बल्कि इनके साथ एक नाम और आता है। उनका नाम आता है एनी वारबर्ग। यानी कि इन्होंने जो है आइकनोलॉजी के संबंध में इन्होंने लेख प्रकाशित किया था। तो ये जो बुक की बात करें तो ये पेनोप्स्की ने जो है लिखी थी 1939 में जो है इन्होंने इस बुक का प्रतिपादन किया था, प्रकाशन किया था। इसमें विजुअल आर्ट के प्रतीक हैं, विषय की पहचान, विवरण आदि का वर्गीकरण इसके अंदर दिया गया है। और साथ ही यहाँ पे एक और दे रखा है क्लाइमेंट ग्रीनबर्ग। तो इनकी यदि हम बात करें तो ये अमूर्त अभिव्यक्तिवाद जो है उससे संबंध रखते हैं। यानी जैक्सन पोलॉक जो है इससे भी उनका जुड़ाव काफ़ी रहा था इस ग्रीनबर्ग का। साथ ही ये लेखक और आलोचक थे, अमेरिका से संबंध रखते हैं। इसके अलावा इनको के हरदेश के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। आर्थर दंतो दे रखा है। तो आर्थर दंतो अमेरिकी कला समीक्षक हैं और ये फिलोसोफर दार्शनिक भी हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं। यहाँ पे नाम दे रखा है आर कलिंगवुड। यदि हम एस्थेटिक्स पढ़ते हैं तो उनका नाम काफ़ी बार हमें पढ़ने को मिलता है। तो आर कलिंगवुड की बात करें तो ये एक पाश्चात्य दार्शनिक हैं, ये वेस्टर्न फिलोसोफर हैं। इनकी कुछ बुक्स के नाम भी अक्सर एग्जाम से पूछ लेते हैं, जिनमें द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट 1938 की इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। और इसके अलावा द आइडिया ऑफ हिस्ट्री यह भी इन्हीं की बुक है जो 1946 में इन्होंने प्रकाशित की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एरविन पेनोप्स्की ए। अगला प्रश्न है अभिकथन दे रखा है जो अच्छे शिक्षक हैं वे अच्छे कलाकार हो सकते हैं मगर सभी अच्छे कलाकार अच्छे शिक्षक नहीं होते हैं। दृश्य कला इसका कारण है दृश्य कला के शिक्षण हेतु उत्तम कौशल्य की आवश्यकता भी होती है परंतु इससे अभिवार्यता निपुणता प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पे कथन और अभिकथन दोनों देखे हैं। तो इन प्रश्नों को हमें बहुत ही सावधानी से और बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें केवल हमें कारण और अभिकथन दिए होते हैं और उनके आधार पर हमें सही जवाब का चयन करना होता है। तो जैसा कि यहाँ दे रखा है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि कथन ए जो है वो सही है, लेकिन इसका कारण जो है आर वो इससे संबंध नहीं रखता है, क्योंकि अच्छे शिक्षक कलाकार हो सकते हैं लेकिन कलाकार एक अच्छा शिक्षक हो इसे है आवश्यक या फिर मतलब आवश्यक नहीं है ये बात। अगला प्रश्न है 22वां। अपनी सशक्त पारंपरिक पृष्ठभूमि व सांस्कृतिक विरासत के कारण भारतीय जनजाति कला सशक्त है। इसका कारण दे रखा है अपनी तकनीकी उत्कृष्टता, सांस्कृतिक विरासत के कारण
भारतीय जनजाति कला सशक्त है, ये इसका कारण दे रखा है। और यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे दोनों जो कथन है वो सही है कि अपनी सशक्त पारंपरिक पृष्ठभूमि सांस्कृतिक विरासत के कारण भारतीय जनजाति कला सशक्त है, और इसका कारण जो है वह भी सही दे रखा है। तो यहाँ पे दोनों सही जवाब हो जाएंगे, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। हालांकि जो बुक है उस बुक के आधार पर जो है इसका जो सही जवाब जो है ये दे रखा है। अगला प्रश्न है, अभिकथन है, एक टाइपफेस की उत्पाद की आकृति और विज्ञापन की आकृति के साथ अनिवार्यतः सुसंगत होना चाहिए। उत्पाद की आकृति और विज्ञापन की आकृति के साथ अनिवार्यतः इसका सुसंगत होना चाहिए, मतलब इसके साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एक बड़ी मशीन स्टडीनेस को अभिव्यंजित करने के लिए डेलिकेट टाइपफेस का उपयुक्त होगा। तो दोस्तों इसके बारे में जैसा कि हमने जानकारी प्राप्त की है, लेकिन यहाँ पे इसके बारे में आपको सटीक जवाब नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आप इसको पेंडिंग में रखिए। यदि आपको इसका सही जवाब पता होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन, प्रचार प्रमोशन का एक प्रत्यक्ष रूप है। कारण संचार क्रियाकलापों और किसी विक्रेता द्वारा अपने उत्पादों को खरीदने हेतु खरीदारों को प्रवृत्त करने की प्रयासों से प्रमोशन का संबंध नहीं है। तो इसमें जो है इसका आर सही होगा, ए सही होगा लेकिन आर गलत होगा। इसका अभिकथन ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, अभिकथन, नाम गाबो ने अपने कोलम का निर्माण प्लास्टिक का उपयोग किया। कोलम उनका एक मूर्त शिल्प है, नाम गोबगा, क्योंकि उन्होंने एक दृश्य गुणवत्ता पारदर्शिता के साथ जो प्रयोग किया वह शिल्प कला में पहले कभी नहीं की थी। तो यदि इसका हम बात करें तो नाम गाबो की हम पहले बात करते हैं। देखिए दोस्तों, नाम गाबो के बारे में कुछ विशेष आपको जानकारी देना चाहूँगा। एक ये मूर्तिकार, सिद्धांतकार और काइनेटिक स्कल्पचर के लिए जाने जाते हैं। साथ ही प्रिंट मेकर में भी जो है इनका नाम आता है। 1890 में इनका जन्म हुआ था और ये रचनावाद से संबंध रखते हैं। याद रखें कि इन्होंने जो मूर्तिशिल्प जो बनाए हैं वो नायलॉन, तार, सेल्यूलाइट, अपारदर्शी या अर्धपारदर्शी सामग्री, कांच और धातु आदि का उन्होंने प्रयोग किया है। तो जैसा कि इन्होंने दे रखा है कि कोलम प्लास्टिक का निर्माण किया है, हालांकि कोलम प्लास्टिक में निर्माण नहीं किया गया है क्योंकि इनका माध्यम क्या था, नायलॉन, तार, सेल्यूलाइट, अर्धपारदर्शी सामग्री, कांच और धातु जो है इनके माध्यम थे। इन्होंने जो कुछ कार्य किए जिनमें इनका कोलम यहाँ पे देखा है, ये 1920 to 21 के बीच में इनके द्वारा बनाया गया एक मूर्तिशिल्प है। तो देखिए दोस्तों, यह जो मूर्तिशिल्प आप देख पा रहे हैं, यह मूर्तिशिल्प का नाम है कोलम, जो उन्होंने जो है बनाया था, ठीक है। बल्कि इसमें प्लास्टिक का प्रयोग उन्होंने नहीं किया गया है। इनका यह भी इनका एक द्वारा बनाया गया एक मूर्तिशिल्प है। हेड नंबर 2, कंस्ट्रक्शन ऑन ए लाइन, हेड ऑफ वुमन, ये हेड ऑफ वुमन है, इसके साथ यह भी इनके द्वारा बनाया गया एक मूर्तिशिल्प है। इसका नाम आता है हेड नंबर 2 के नाम से। तो ये थे नाम गाबो। और जैसा कि हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने कॉलम में जो है प्लास्टिक का यूज नहीं किया है और न ही इन्होंने जो है पहली बार इस शिल्पकला में ऐसा प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, इटालियन धातु ढलाई प्रक्रिया में धातु का बेहतर परिवहन हेतु ढांचों को ठंडा रखना पड़ता है। और उसके बाद में दे रखा है इसका कारण क्या है, देसी और इटालियन धातु ढलाई प्रक्रिया में धातु को उड़ने से पहले सांचों को ठंडा करना पड़ता है। तो ये जो बात कर रहे हैं हम लोग इटालियन धातु ढलाई की, तो दोस्तों यह जो धातु ढलाई है इसमें इसका जो है ए सही होगा, आर गलत होगा, क्योंकि इटालियन धातु कास्टिंग जो प्रोसेस है वह भी एक लॉस्ट वैक्स प्रोसेस टेक्निक ही होती है, यानी कि मध्यचिष्ट जो प्रक्रिया होती है, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, उसी तरीके से जो है ये इटालियन धातु की ढलाई की प्रक्रिया होती है। और जो इतालवी जो यानी इटली के जो मूर्तिकार थे उन्होंने इसी प्रकार की जो है टेक्निक का उन्होंने प्रयोग किया था और उन्होंने कांस्य मूर्तियों का निर्माण किया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कि यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, लिथोग्राफी एक लंबी और पीड़ाजनक प्रक्रिया है। कलाकार लिथोग्राफी को काम करने की आसान प्रक्रिया मानते हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे जो जवाब दे रखे हैं उनकी यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे ए जो है वो गलत है लेकिन आर सही है, क्योंकि देखो ये जो है दोस्तों ये एक लंबी और पीड़ाजनक प्रक्रिया है, ऐसा जो है नहीं होता है। हालांकि इसमें जो प्रक्रिया की यदि बात करें तो प्रक्रिया लंबी जरूर होती है। इसमें जो है एक चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है जिसके ऊपर जो है प्रिंट जो लेते हैं उसको पहले से वहाँ पे बनाना होता है, और तेल और जल है उसके माध्यम के ऊपर यह कार्य करता है। इनकी तेल और जो जल है उस माध्यम के ऊपर लिथोग्राफी काम करती है, और लिथोग्राफी जो है एक प्लेनोग्राफी टेक्निक है। यदि हम बात करें तो 1796 में अलोइस सेनेफेल्ड जो है जो जर्मनी के थे उन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो प्लेनोग्राफी एक टेक्निक है और मैंने जैसा कि बताया कि चूना पत्थर का इसमें प्रयोग किया जाता है और तेल और पानी की विसंगति के आधार पर इसका जो है कार्य होता है। अगला प्रश्न है, क्या हमें कोलोग्राफ को प्रिंट मेकिंग के अभिव्यक्त माध्यम के रूप में मानना चाहिए? कारण क्या हमें
कोलोग्राफ को प्रिंटिंग की अभिव्यक्ति माध्यम के रूप में मानना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न है वह थोड़ा मिस प्रिंट हो रहा है क्योंकि इंग्लिश से हिंदी किया गया है, तो हम इस प्रश्न को इंग्लिश में देखते हैं। जैसा क्वेश्चन दे रखा है, शुड वी कंसिडर कोलोग्राफ एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ प्रिंट मेकिंग, और इसका रीजन क्या है, शुड वी कंसिडर कोलोग्राफ एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पेंटिंग और प्रिंटिंग दोनों है, लेकिन यहाँ पे जैसा कि हिंदी में प्रश्न दे रखा है तो यहाँ पे दोनों में ही जो प्रिंटिंग लिखा हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कि हम कोलोग्राफी की बात करें तो कोलोग्राफी जो है वो क्या है, एक प्रिंट माध्यम है, प्रिंट का माध्यम है, लेकिन ये पेंटिंग का माध्यम नहीं है। पेंटिंग का माध्यम इसको नहीं मान सकते, जैसा कि हमने आपको पहले के वीडियोज में बताया था कोलोग्राफ क्या है। कोलोग्राफ में कुछ इस प्रकार से कुछ धातु कुछ जो चीज़ें होती है, प्रत्यक्ष जो चीज़ें होती हैं उनको किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी कार्डबोर्ड के ऊपर या फिर MDF के ऊपर उनको चिपकाया जाता है, और चिपकाने के बाद में उसके ऊपर जो है एक विशेष प्रकार के जो लेप करने के बाद में शाही का प्रयोग करके इसका प्रिंट लिया जाता है। तो इसमें एक तरीके से कोलाज के तरीके से जो है प्रिंट लिए जाते हैं, इसलिए इसको कोलोग्राफ कहा जाता है। तो ये एक प्रिंटिंग की ही टेक्निक है, ना कि पेंटिंग की। साथ ही दोस्तों याद रखिए कि जो यह कोलोग्राफ जो है, इसमें कोल और ग्राफ ये दो वर्डों से बना हुआ है। तो कोल का अर्थ एक तरीके से गोंद होता है, ग्रीक वर्ड होता है। साथ ही ग्राफ आप ड्राइंग जानते हैं, और ये इंटेग्लियो की एक तकनीक का उदाहरण माना जाता है। कोलोग्राफ को इंटेग्लियो तकनीक का उदाहरण माना जाता है, और इसकी खोज की यदि हम बात करें तो 1955 में जो है ग्लेन एल्प्स ने इसका आविष्कार किया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की कला में चित्रात्मक प्रथाएं भूगोल परक सांस्कृतिक क्षेत्रों के अनुसार एकीकृत थी। इसका कारण है, शैलीकृत प्रथाओं को एकीकृत व्यक्तिगत पसंद से था, जो शिल्प संघ के कारण नहीं थे। यहाँ पे तो हम देखा जाए तो ये इसके दोनों जो है वो सही होते हैं, यानी ए और आर दोनों सही हैं। इसमें ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ हमें समझने और गौर से पढ़ने की चीज़ होती है। अगला जो प्रश्न है वो 30 और जिस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, स्मारकों के निर्माण में संरक्षण एक महत्वपूर्ण पहलू था, परंतु नवीन डिजाइनों को शामिल करने में यह कभी बाधक नहीं बना। स्मारकों के निर्माण संरक्षण का एक पहलू था, लेकिन नवीन डिजाइनों को शामिल करने में कभी बाधक नहीं बना। इसका रीजन क्या है, डिजाइनों व मूल भाषाओं के चयन में संरक्षण अत्यधिक प्रभावशाली रहा है। तो ये दोनों जो है वो सही हैं, यानी कि स्मारकों से संबंध रखते हैं ये प्रश्न, यानी कि वास्तुकला से संबंध रखने वाला प्रश्न। तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो होगा वो ए और आर दोनों सही है। तो दोस्तों ये केवल 30 प्रश्न ही थे, आगे के 30 प्रश्न जो है हम आने वाले वीडियोज में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रश्नों को हल करना लंबा वीडियो बन जाएगा और देखने में आसानी नहीं होगी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो है हम आपको जल्द ही उपलब्ध करवा रहे हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइबर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।